चलिए हेडिंग डालिए डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। कैथोड रेज की डिस्कवरी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम एनोड रेज की डिस्कवरी की तरफ चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। यूगेन गोल्डस्टीन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद कैथोड रेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक बार वापस से सोची। उनके दिमाग में आया कि भैया जॉन डाल्टन ने बताया था कि एटम न्यूट्रल होता है, और जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चल गई कि एटम कैसा है, नेगेटिव चार्ज। एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा जो जे थॉमसन ने ध्यान नहीं दिया, जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं हुए तो एटम न्यूट्रल नहीं हो सकता। या तो जॉन डाल्टन ने गलत बताया था या तो जे थॉमसन गलत है, क्योंकि जे थॉमसन ने सब प्रूव कर दिया और मिल्टन ने भी प्रूव कर दिया है, इसलिए जे थॉमसन तो अब गलत नहीं हो सकते। और जॉन डाल्टन 100 साल तक चले, अगर गलत होते तो 100 साल तक नहीं, 1-2 साल में फेल होते, तो इसका मतलब वो भी गलत नहीं है। और वैसे भी आप ज़रा देखो, ये चौक है, चौक एटम से मिलकर बना है, और मेरी बॉडी भी किससे मिलकर बनी है, एटम से। तो अगर मैं इस चौक को यहाँ पे रख रहा हूँ तो क्या चौक एकदम लहर रहा है यहाँ पे? नहीं ना, मेरे पास कोई मैजिक किट है क्या इसको लहरा दूँ ऐसा? चौक मेरे हाथ पे ही इकट्ठा टिका हुआ है ना। तो अगर दोनों मान लो चार्ज होते, नेगेटिव चार्ज होते, तो क्या होगा? रिपल्सन होता तो यहाँ पर, तो आप जो चेयर पर बैठे हो, चेयर पर बैठे रहते क्या? चेयर भी नेगेटिव, आप भी नेगेटिव, मस्त एकदम तैर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप जो कपड़े पहने हुए हो वो भी नेगेटिव है, आप भी नेगेटिव हो। तो ये जो शर्ट मेरा यहाँ पे दिख रहा है एकदम मस्त, एकदम फूला हुआ नज़र आता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि एटम नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, न्यूट्रल होगा। अब अगर वो न्यूट्रल है तो कैसे न्यूट्रल है? कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव होगा। उस पॉजिटिव को ढूंढने के लिए चल दिए। देखो, आपके दिमाग में एक थॉट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ है, तभी तो ढूंढने निकलोगे। जैसे अगर आप में से किसी ने मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा हूँ और आपने पूछा सर क्या ढूंढ रहा हूँ, हमने कहा बस ढूंढ रहा हूँ। बस ढूंढ रहा हूँ का क्या मतलब है? दिमाग में कोई तो टारगेट होगा, मैं ये ढूंढ रहा हूँ। जब कुछ ढूंढ रहे होगे उस टाइम पे चलोगे तब तो मिल जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं आप क्या ढूंढ रहे हो, बस ढूंढे पड़े तो मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। तो इनके दिमाग में एक बात थी, क्या बात थी? उनके दिमाग में बात थी कि भैया हम जिस तरह से नेगेटिव चार्ज है वैसे पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल जरूर होगा, जैसे कैथोड रेज है वैसे एनोड रेज जरूर होगा। इस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। देखना, ध्यान देना, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, कोई अंतर नहीं था, बस एक अंतर था सिर्फ। क्या अंतर था? इस बार उन्होंने जो कैथोड रेज बनाई ना बेटा, जो कैथोड इलेक्ट्रोड बनाया, पिछली बार जो कैथोड था वो सॉलिड था, इस बार जो उन्होंने कैथोड बनाया वो कैथोड पोरस था, यानी कि इसमें छोटे छोटे पोर थे। और ये रहा एनोड। ये क्या है? आपका एनोड है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ये एनोड है। और ये क्या हो गया बेटा? कैथोड हो गया। और ये यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट उन्होंने यूज किया है। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर उन्होंने गैस भरी है हाइड्रोजन। हाँ, अब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है। ध्यान से सुनना, हुआ ये कि जैसे स्विच ऑन किया गया होगा, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे स्विच ऑन किया गया होगा कैथोड से, ये क्या है? कैथोड से एक लाइट आगे की तरफ बढ़ी होगी। जो भी लाइट कैथोड से आगे की तरफ बढ़ रही है उस लाइट को क्या नाम देते हो? कैथोड रेज। ये लाइट है आपका कैथोड रे। ये गलती से यहाँ पे टच कर गया था तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। तो ये है आपकी, ये लाइट कौन सी, ये लाइन कौन सी है बेटा? कैथोड रे। देखना,
गैस के अंदर, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है? यह हाइड्रोजन है, ठीक है, यह हाइड्रोजन का एटम है। जैसे ये कैथोड रेज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे इस हाइड्रोजन से टकराती है, हाइड्रोजन से टकराने के बाद हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो पार्ट होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव कभी हाइड्रोजन के नेगेटिव पार्ट से टकराएगा तो क्या होगा? नेगेटिव को लेकर के आगे बढ़ जाएगा। तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन आगे चला गया, बचा कौन सा पोर्शन? पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो किस तरफ आएगा? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला जो पोर्शन है वो किससे अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव से। और नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर बड़ी तेज़ी से नेगेटिव की तरफ आ रहा होगा। सोचो ज़रा, ये तुम लोगों ने वो एक टाइम आया था जब CID आता था, दया कुछ तो गड़बड़ है ना? कुछ तो है, क्या है ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। उसमें एक दया नाम का बंदा होता है जो दरवाज़ा तोड़ता है, हर एक बार दया दरवाज़ा तोड़ता है। सोचो ये दरवाज़ा है, मैंने अंदर से कुंडी लगा रखा है, अब दया आया, उसने खटखटाया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो CID ने क्या बोला? दया दरवाज़ा खोल। अब दया दरवाज़ा तोड़ बोला उसने। अब जैसे दया बेचारा काफ़ी स्पेस बनाया, काफ़ी दूर गया और उसके बाद दौड़ करके ऐसे आकर के जैसे जंप किया दरवाजे पे, मैंने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। सोचो क्या होगा? ये मत सोचो दया का क्या होगा, ये सोचो जो सामने खड़ा होगा उसका क्या होगा। दया दरवाज़ा से कोलाइड होने से पहले देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है तो सीधे अंदर आ गया। अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ बड़ी तेज़ी से, किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, और कैथोड की तरफ ये पोर्शन बड़ी तेज़ी से जा रहा है, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन कैथोड की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहा है, लेकिन कैथोड कैसा है? पोरस है। तो जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ से टकरा जाएगा, लेकिन जहाँ पे पोर मिला वहाँ पे क्या होगा? क्या वो क्रॉस कर जाएगा? और जैसे ये क्रॉस करेगा तो ऐसा क्रॉस करने के बाद हर एक पोर से आपको एक क्रॉस करता हुआ पार्टिकल दिखाई देगा, और यही पार्टिकल जो क्रॉस कर रहा है यहाँ पे आके टकरा रहा होगा, और इस टकराने की वजह से यहाँ पे एक लाइटनिंग क्रिएट हो रही होगी और हीटिंग क्रिएट हो रही होगी। इस लाइटनिंग और हीटिंग से ये बात तो पता चल गई कि यहाँ पे कुछ आकर टकरा रहा है। अगर ये यहाँ पे आके टकरा रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है? कैथोड से या एनोड से? क्यों? क्योंकि अगर कैथोड से निकलता तो आगे की तरफ जा रहा होता, तो ऑब्वियसली ये पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब कहाँ से दिख रहा है? एनोड से आते हुए। दैट्स वाई दिस इज नोन एज एनोड रेज। अगर ये एनोड रेज है, ध्यान फिर से बताओ, अगर ये एनोड रेज है इसका मतलब ये है कि एनोड से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ध्यान देना, एनोड से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एनोड से आ रहा है, बट क्या सच में एनोड से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? इस गैस के, इस पूरे ट्यूब के अंदर जो गैस है उस गैस से क्रिएट हो रहा है, लेकिन एनोड से आ नहीं रहा है, फिर भी हमें लग रहा है वो एनोड से आ रहा है, इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया एनोड रेज। एक और कई बुक में इसको कैनाल रेज के नाम से लिखा गया। कैनाल का मतलब होता है, कैनाल का मतलब होता है होल, इस होल से पास हो रहा है ना, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज कैनाल रेज। जब ये स्टडी की गई कैनाल रेज की या एनोड रेज की, एग्जैक्टली वैसे ही पाया गया जैसे कि कैथोड रेज काम कर रहा था, बशर्ते प्रॉब्लम इस बात की थी कि इसके ऊपर जो चार्ज था वो कैसा है? पॉजिटिव है, और कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज था वो कैसा है? नेगेटिव है। पहले इसको नोट करेंगे, फिर इसको लिखवा देता हूँ मैं। हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज और लिखिए सबसे पहला पॉइंट, द एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। द एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन and form shadow of the object and form shadow of the object placed in their path। अगर इसके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका क्या बनेगा? शेडो बनेगा। क्या यही सेम एक्सपेरिमेंट से निकला था? कौन से वाले? कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट से। कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक सेम यही है, डिट्टो कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट,
एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक कैथोड रेज। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक कैथोड रेज। क्या कैथोड रेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहा था बेटा? ओके, तो ये भी हो रहा, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। बट वो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा था, इसका डायरेक्शन उससे अलग है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। नेक्स्ट पॉइंट, क्या कैथोड रेज रोटेटिंग व्हील को रोटेट कर रहा था? तो ये भी रोटेटिंग व्हील को रोटेट करेगा। नेक्स्ट टाइम लाइक कैथोड रेज दीज ऑल्सो रोटेट द व्हील like cathode rays these also rotate the wheel placed in their path also rotating wheel and placed in their path। अगर इसके रास्ते में कोई व्हील रखेंगे तो उसको भी रोटेट कर देगा। क्या ये बात क्लियर है? दिस ऑल्सो कॉज हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज बाय मास रेशियो। द स्पेसिफिक चार्ज फॉर दीज रेज इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो वैल्यू आई है बेटा E बाई एम या Q बाई एम बोलते हो इसी को, तो E बाई एम या Q बाई एम की जो इसकी वैल्यू है एग्जैक्टली है 9.58 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलॉम पर किलोग्राम। उसका कितना था? 10 टू दी पावर 11। इसका कितना है? 10 टू दी पावर 7 कूलॉम पर किलोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेसिफिक चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पेसिफिक चार्ज। द स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द ट्यूब। The specific charge depend of the gas taken in the tube। अब बताओ बेटा जरा Q बाई एम की वैल्यू आपको पता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन इसकी वैल्यू होगी प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम। तो क्या मास कैलकुलेट कर लोगे सब लोग? क्या चार्ज बाई मास पता है? चार्ज पता है तो क्या मास कैलकुलेट कर लोगे? कितना होगा इसका मास? किसी को याद हो तो बताओ। किस 1.67 यही है या 1.65? ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 आगे किलोग्राम। तो 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। नोट करें इसको। अगर आप में से कोई है जिन्हें कोई दिक्कत हो रही है तो वो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है। ओके डन। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ही आसान था। तो हम लोगों ने इस तरीके से एनोड रेज की डिस्कवरी बता की। एनोड रेज की डिस्कवरी आपको मिल गई, कैथोड रेज की डिस्कवरी मिल गई। अभी किसकी डिस्कवरी करनी है? न्यूट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मिल गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी मिल गई। अब हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले हैं। बट इससे पहले कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करें मैं आपको कुछ बातें बता दूं
यहाँ से शुरुआत होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके बाद होगा ना। अभी यहाँ से शुरू होता है आपका मैडम क्यूरी द्वारा डिस्कवर किया गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का नाम सुना है किसी ने? हालांकि रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा है नहीं आपके सिलेबस में, बस कुछ बातें हैं इसकी जिससे जान लीजिए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कुछ साल पहले, ध्यान देना बेटा, जिस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ ना वो आज की नहीं है, बहुत साल पहले की है। उस टाइम लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं। पूरी दुनिया में लड़कियों की बहुत बुरी दशा थी, समझ लो। किसी भी लड़की को अलाउ नहीं था कि वो पढ़ाई करे, वो पढ़ती नहीं थी। उनका बस काम था घर में बैठे रहना, चौका बर्तन करना, झाड़ू पोछा करना, और बस जितने आदमी लोग हैं उनकी सेवा करना, ये लड़कियों का काम था। आज आप लोग जिस दौर में जी रहे हो ना, बहुत अच्छा है। फिर भी बहुत सारी लड़कियां कंप्लेन करती रहती हैं कि आज का दौर सही नहीं है। अगर आज का दौर सही नहीं है तो आने वाले पिछले गए हुए 100 सालों में कोई भी दौर सही नहीं था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक लड़की आई, उसका पढ़ने का बहुत मन था। जो भी लड़कियों का स्कूल होता था वो जूनियर स्कूल हुआ करता था, सीनियर कोई स्कूल नहीं होता था। तो उसका मन था कि पढ़ने का, फिज़िक्स पढ़ने का मन था। नाम था उनका मैरी क्यूरी, जिन्हें मैडम क्यूरी के नाम से आगे चल के जाना गया। उनका बहुत पढ़ने का मन था, लेकिन पढ़ने नहीं दिया जाता था क्योंकि लड़कों वाला स्कूल तो था ही नहीं। लेकिन फिर भी वो लड़की होकर के लड़कों के स्कूल में जा कर के उन्होंने पढ़ाई की और किसी तरीके से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें एक मौका मिला। हेनरी बैक्वेरेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी की थी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑटो डिके होता रहता है। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम क्या होता है, वो अपने आप, अगर आपने कहीं पे रख दिया ना यूरेनियम, तो वो अपने आप डिके होता रहता है। अगर आपने 1 किलो रखा है तो कुछ टाइम के बाद वो आधा किलो बचेगा, फिर कुछ टाइम के बाद 250 ग्राम बचेगा। वो अपने अमाउंट का 50% या डिके, अपने आप डिके होता चला जाता है। उस डिके होने के दौरान उसके अंदर से कुछ तो निकलता होगा ना, जो निकलता है उसे अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल्स बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। गामा रेडिएशन आप सब जानते हैं, इतना ज़्यादा खतरनाक है, दुनिया से कोई भी इंसान बच नहीं पाया उससे। नाम सुना है कभी? गामा रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पूरी दुनिया में अगर गामा रेडिएशन से कोई बचा है तो सिर्फ 2 लोग, हल्क और वुल्वरीन। नाम सुना है? ये कॉमिक्स बुक हैं, उसमें हल्क एंड वुल्वरीन उसमें है, तो वो दोनों बचे हुए हैं। उन दोनों पर रेडिएशन का कोई, हल्क तो रेडिएशन से ही बना हुआ है और वुल्वरीन को रेडिएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उसकी वो तो वुल्वरीन है। हाँ, वो अपने आप को हीलिंग पावर उसके अंदर है, तुरंत हील कर लेता। हालांकि ये सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं, लेकिन गामा रेडिएशन बहुत ख़तरनाक होता है। तो मैडम क्यूरी को जब इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये हेनरी बैक्वेरेल के लैब में गई। इन्हें जॉब चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर जॉब नहीं मिली तो पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है, फिर से वापस घर में आकर के चौका बर्तन करना होगा। तो उन्हें जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो बस रास्ते भर गॉड से प्रे करते हुए गई कि हे गॉड, मेरा बस जॉब लग जाए, आज का इंटरव्यू क्लियर हो जाए। वहाँ पहुँची, वहाँ एक बंदा था जो लैब में बैठा हुआ था। वो अपने कुछ क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही लैब था, ऐसे ही टेबल होता है, ऐसे ही बोर्ड होता है, ये लैब होती है पूरा। लैब के एक गेट से मैडम क्यूरी एंटर करती हैं और उन्होंने देखा कि बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था और उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा हुआ था। मैडम क्यूरी आई, उन्होंने चौक उठाई, बोर्ड पे आंसर लिखना शुरू कर दिया। वही क्वेश्चन पेरी क्यूरी नाम था जिस साइंटिस्ट ने, पेरी क्यूरी ने उसी क्वेश्चन को 3 दिन से कोशिश की थी सॉल्व करने की, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। मैडम क्यूरी चुटकियों में बस ऐसे एंट्री करते हुए, मुस्कुराते हुए उस क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व कर दिया। और बाद में जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के, मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ के देखी तो सामने उसी गेट पे वो बंदा खड़ा था। ये डर गई। उन्होंने वापस चौक डस्टर उठाया और इरेज करने की कोशिश की। फिर पेरी क्यूरी ने रोक दिया, नहीं रुको, मुझे देखने दो। उन्हें आंसर देखा, सारा आंसर सही है।
जिस क्वेश्चन में 3 दिन से फंसे हुए थे वो चुटकियों में कोई लड़की आकर के सॉल्व करके चली जाए, तो लड़की की महानता तो बोली जा सकती है। तो बताया उन्होंने कि मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तो पैरी क्यूरी ने मना कर दिया कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आप घर जाइए। बहुत तकलीफ़ हुई उन्हें। इस बात से तकलीफ़ हो रही थी कि एक मौका मिला था बस, और उन्होंने उस मौका को गंवा दिया। दुनिया में हर किसी लड़की को बहुत सारे मौके नहीं मिलते, एक मौका मिलता है, जिस मौके को फ़ायदा उठा के वो अपने आप को बहुत आगे पहुंचा सकती है, या उसी मौके का फ़ायदा उठा के वो अपने आप को बहुत पीछे ले जा सकती है, वो उसके ऊपर। हर किसी को एक टाइम तो मिलता है जिस टाइम का उसका एक सिंगल डिसीजन उसको बहुत आगे ले जा सकता है या बहुत पीछे धकेल सकता है। मैडम क्यूरी पूरे रास्ते भर परेशान थी और रो रही थी लिटरली कि उनसे गलती हो गई। लेकिन जब वो घर पहुंचती हैं तो उनके पापा खुशी से उन्हें फैक्स पकड़ाते हैं, और फैक्स में था यू आर सेलेक्टेड। बिना इंटरव्यू के मैडम क्यूरी सेलेक्ट हुई थी। वहीं से उनकी जर्नी शुरू होती है मैडम क्यूरी की। मैडम क्यूरी और ये पैरी क्यूरी दोनों लोगों ने मिल करके हेनरी बैक्वेरेल के लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करते करते उन दोनों को प्यार हो गया। कौन कहता है साइंस में प्यार नहीं होता? प्यार करने के लिए आर्ट और कॉमर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, साइंस में भी होता है। तो मैरी क्यूरी एंड पैरी क्यूरी को भी प्यार हुआ और उन दोनों ने डिसाइड किया शादी करने का। लेकिन शादी करने से पहले उनकी किस्मत इतनी ज़बरदस्त थी कि उन्होंने एक ऐसे एलिमेंट की डिस्कवरी की जिसको रेडियम बोलते हैं, और वो जो डिस्कवरी थी उसने क्या किया, यूरेनियम को भी पीछे पछाड़ दिया, यानी कि पीछे कर दिया। इतना ज़्यादा खतरनाक था, गजब का रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब हमें क्या करना चाहिए पता है? शादी करनी चाहिए, खुद का लैब सेटअप करना चाहिए, तब जाकर के ये एलिमेंट लोगों के सामने लाना चाहिए। क्योंकि अगर एलिमेंट अभी लोगों के सामने आ गया तो वाहवाही किसकी होगी? हेनरी बैक्वेरेल की। क्यों? क्योंकि लैब तो उनका था, ये लोग तो असिस्टेंट की तरह काम कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद 2 साल के बाद उन लोगों ने एक एलिमेंट डिस्कवर किया, रेडॉन या रेडियम, जिसको कपल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। और उस कपल एलिमेंट की ख़ास बात यह थी कि वो यूरेनियम से ज़्यादा ताकतवर था। अच्छा, कहानी यहीं पे नहीं रुकी। इस एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ की दिया जाना था, लेकिन उस टाइम नोबेल प्राइज़ की जो कमेटी थी उन लोगों को किसी लड़की को नोबेल प्राइज़ देना मंजूर नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, हेनरी बैक्वेरेल के लैब में काम कर रहे पैरी क्यूरी को, यानी कि मिस्टर क्यूरी को नोबेल प्राइज़ का नॉमिनी घोषित किया। जब उनके पास लेटर आया था तो पैरी क्यूरी यानी कि मिस्टर क्यूरी ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप मुझे नोबेल प्राइज़ देना चाहते हो तो मेरे नाम के साथ मेरी वाइफ का भी नाम जोड़ो। इतना गजब का डेडिकेशन किसी लड़के का अपनी वाइफ के लिए फर्स्ट टाइम देखने को मिला था, पहली बार। नॉर्मली सारे लड़के सिर्फ अपनी वाइफ को अपना नौकर बना के रखते थे, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने अपनी वाइफ के लिए नोबेल प्राइज़ तक ठुकरा दिया, जिसका सपना हर एक साइंटिस्ट को पूरी ज़िंदगी भर के लिए रहता है। अब नोबेल प्राइज़ कमेटी को लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम किसी लड़की का नाम कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें। लेकिन जब कोई और ऑप्शन नहीं मिला उनके पास, तो उस साल पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि नोबेल प्राइज़ को 3 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ा। 50% हिस्सा गया हेनरी बैक्वेरेल को, 25% हिस्सा मिस्टर क्यूरी को, और 25% हिस्सा मैडम क्यूरी को। सोचो ज़रा, बात 25% हिस्से की नहीं थी, बात थी कि किसी लड़की का फर्स्ट टाइम फिजिक्स के टाइम में उसमें हिस्ट्री में अपना नाम रोशन करना और अपने आप को नोबेल प्राइज़ के फॉर्म में लिखना। पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर कोई लेडी थी जिसने नोबेल प्राइज़ गेन किया था वो थी मैडम क्यूरी।
हालांकि उनकी किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पूरा जीवन उनका दुख से भरा हुआ था। जब उन्हें प्यार हुआ तब से लेकर के शादी हुई तब तक कुछ सालों तक तो खुश थी। उसके बाद एक्सीडेंट में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके बाद के सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने खुद से किए हैं और आगे चल कर के काफ़ी सालों के बाद कैंसर से उनकी खुद की भी मौत हो गई। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जो एक एलिमेंट डिस्कवर किया था उसको जेब में लेके चलती थी, और ये मजाक बात नहीं है। आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो खतरनाक एलिमेंट है, उसको जेब में लेके चल रहे हो, मजाक है क्या? इसे बोलते खतरों का खिलाड़ी। यहाँ पे खतरों की खिलाड़न बोलना पड़ेगा हमें। हाँ नहीं, हेनरी बैक्वेरेल तो भाई वो महान साइंटिस्ट है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे इनकी जब मैरी क्यूरी यानी कि मैडम क्यूरी जब नोबेल प्राइज़ पाई थी और न्यूज़पेपर में उनका नाम आया था, तो दूर कहीं एक छोटी सी और बच्ची थी जिसके दिमाग में एक और प्रशंसा यानी कि अंदर से एक ललक जगती है कि जब मैम पा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी पढ़ूंगी। वो एक पैर की लंगड़ी थी, उसे कॉलेज या स्कूल जाना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने घर से, बाकी सारे समाज से लड़ करके उसने एडमिशन लिया और उसने पढ़ाई की। आगे चल के यही लड़की बनेगी अल्बर्ट आइंस्टाइन की वाइफ। वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा सा पढ़ना होगा, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहा हूँ, बार बार यही एक ही चीज़ आ रही। रेडियो एक्टिविटी को थोड़ा सा पढ़ना होगा, हेडिंग डालेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी लिखेंगे। हालांकि पहले रेडियो एक्टिविटी एक अलग से चैप्टर था, अभी हटा दिया गया है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा बहुत जो आपको जानना चाहिए वो जाने आप। लिखेंगे द रेडियो एक्टिविटी इज़ द फिनोमिनन, the radioactivity is the phenomenon of spontaneous emission of active radiation, spontaneous emission of active radiation by certain element, कुछ एलिमेंट होंगे जो अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, जहाँ भी स्पॉन्टेनियस है खुद ब खुद अपने आप एक रेडिएशन इमिट करते हैं, और उस टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इस फिनोमिना को क्या बोल रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट चेंज करेंगे और लिखेंगे द सब्सटेंस विच इमिट सच रेडिएशन, द सब्सटेंस विच इमिट सच रेडिएशन called radioactive substance। next point, the radiation were found to split into three types of rays. The radiation were found to split into three types of rays: alpha, beta and gamma. अल्फ़ा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा, बेटा मत पढ़ना बेटा, इसको बीटा लिखा हुआ है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और
सी है गामा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास 3 एलिमेंट है, कौन कौन सा बेटा? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है, अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है, मैं एग्जैक्टली लिख देता हूँ, आप लोग याद रखेंगे इसको, 6.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। और 24 अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लोगे, क्या होगा? 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज है, जो चार्ज होता है बेटा, वो चार्ज होता है +2 यूनिट का, यानी कि 2 × 1.6 यानी कि कितना हो गया? 3.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बीटा रेडिएशन जो है, जो बीटा रेज आपको दिखाई दे रहा है, ये बीटा रेज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है। और ये कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। गामा न्यूट्रल है। इस बात को कैसे पता किया गया कि ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट किया गया, देखना ज़रा। इस तरीके का एक कांच का हमने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, सामने मैंने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी, यहाँ पे मैंने प्लेट लगाए पॉजिटिव एंड नेगेटिव के। ठीक है, अब देखो, अगर ये चार्ज होगा, मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो किसकी तरफ मूव करेगा? और नेगेटिव चार्ज हुआ तो किसकी तरफ मूव करेगा? और अगर कोई चार्ज नहीं हुआ तो जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया, एक पॉजिटिव की तरफ मूव किया, एक नेगेटिव की तरफ मूव किया और एक सीधे गया। जो पॉजिटिव की तरफ मूव करा वो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, उसे क्या बोला गया? बीटा। जो नेगेटिव की तरफ मूव करा वो पॉजिटिव और उसे अल्फ़ा, और ये कौन सा हो गया? गामा। तो इस तरीके से 3 पार्टिकल आपको पता चले। अब इस बात को पता करने के लिए किसकी पावर कितनी है, पेनिट्रेटिंग पावर, इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। देखना बेटा, पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि हमें ये पता करना है कि अगर मैं किसी के साथ अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन यहाँ पे छोड़ दूँ तो किस चीज़ को छेद करके बाहर निकल जाएगा। पेनिट्रेटिंग का मतलब यही तो होता है। पेनिट्रेशन क्या होता है? क्रॉस करके बाहर निकलना। तो आइए देखते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक कागज़ का टुकड़ा लिया, पतला से कागज़ का, फिर मैंने एक फॉइल लिया, मेटल की फॉइल, और फिर मैंने एक वॉल लिया, और जब मैंने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन पास कराया तो बेटा अल्फ़ा जो है, जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो सीधे गया और यहीं पे आके रुक गया, उसके आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जो बीटा है वो इसको दोनों को क्रॉस करके यहाँ आकर के रुकता है। लेकिन भैया जो गामा है ना वो तीनों को क्रॉस कर देता है। तो बताओ सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है? गामा की। तो अगर पेनिट्रेटिंग पावर की बात करेंगे तो गामा की सबसे ज़्यादा, फिर बीटा और फिर अल्फ़ा की। अगर मैं अल्फ़ा की पेनिट्रेटिंग पावर को x मानूं तो बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर होता है बेटा 100 टाइम्स ऑफ x एंड गामा की पेनिट्रेटिंग पावर होती है 1000 टाइम्स ऑफ x। यानी कि बीटा और गामा की पेनिट्रेटिंग पावर में क्या रिलेशन है? 10 टाइम्स। जितना पेनिट्रेटिंग पावर बीटा का है, जितना पावर बीटा का है, गामा की पावर उतना उसका 10 गुना है, और जितना पावर अल्फ़ा का है बीटा की पावर उसका 100 गुना है। अब ज़रा इसी को ध्यान से सुने। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल की डिस्कवरी होने के बाद चारों तरफ त्राही त्राही मच गया। त्राही त्राही मतलब सब परेशान होने लगे, अफरा तफरी मच गई, सब भागने लगे।
और सब लोगों को दिमाग में ये आ गया, अरे यार इतनी खतरनाक एलिमेंट इस अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे तो लोग कभी भी मर सकते हैं। आज एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट डिस्कवर हुआ, आगे बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिस तरीके से हम इन रेडिएशन से बच सकते हैं? इस बात को पता करने के लिए इसकी जिम्मेदारी 2 साइंटिस्ट लोगों ने उठाई। एक का नाम था चैडविक और एक का नाम था रदरफोर्ड और चैडविक ने कहा हाँ हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इन रेडिएशन से बचने का तरीका कुछ न कुछ ढूंढ निकालेंगे। और यहीं से सबसे पहला एक्सपेरिमेंट शुरू होता है जिसका नाम था अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहला अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जेम्स चैडविक ने किया था और दूसरा अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था। तो पहले अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो, फर्स्ट अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया था बेटा? ये नोट कर लिया है इधर, ये लाइन ने नोट कर लिया ना सबने? ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आप अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ चैडविक अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या आप कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये गलती से हुआ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी गलती से हुई। आप जरा सोचो, जब आपको इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, एटम स्टेबल हो गया, तो न्यूट्रॉन की ज़रूरत क्यों है? नहीं है ना, तो क्यों डिस्कवर करें? एक्चुअली किया नहीं गया, हो गया। कभी कभी कुछ चीज़ें किया नहीं जाता, बस हो जाता है, जैसे कि प्यार। तो चैडविक ने क्या किया, इस तरीके से एक बेरिलियम की रॉड लिया। अच्छा, तुम में से किसी को तो हुआ नहीं ना? नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। तो वो अलग बात है कि प्यार हर मर्ज की दवा होती है, मानता हूँ, लेकिन वही हर मर्ज का कारण भी होती है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में हम ये लिखें बेरिलियम। बेरिलियम की एक प्लेट है, ध्यान से सुनना बेटा, बेरिलियम की एक प्लेट है, उस पर मैं अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग कर रहा हूँ, बम्बार्डिंग। अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल आके इससे टकराएंगे, ये आपको एक डस्टर दिख रहा ना आपके सरकारी स्कूल वाला, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल। ये बेरिलियम की रॉड है, मैं इस अल्फ़ा पार्टिकल को इस बेरिलियम की रॉड के ऊपर हिट कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे, कैप्चर नहीं कर पा रहा ना, महान पार्टिकल नहीं है, छोटे पार्टिकल होते हैं, इसको देखना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर मैंने, या फिर डस्टर है, इसको हिट कराऊंगा, देखो निकल। लेकिन ये फील देता है कि किसी सरकारी स्कूल में ये प्रॉपर, ये मास्टर होने का पूरा एहसास कराता है। मेरे ऑफिस में और अपनी एकेडमी में मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि मैं टीचर हूँ कोई। वहाँ मस्त VIP रूम है, बढ़िया एकदम मस्त AC लगा हुआ है, थोड़ा सा भी पसीना नहीं होता। वो बढ़िया से प्लेट में ले आके पानी वानी दे देता है। यहाँ तो पानी प्यास लगी है, देखो अभी पानी नहीं मिल रहा, तो बढ़िया वहाँ पे ग्लास व्लास लेके चाय पानी लेके पहुँच जाता है। हाँ, उसमें नमकीन जूस 1 घंटे बाद, तो पता नहीं चलता, ऐसे फील होता है जैसे कॉर्पोरेट लाइफ जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉपर पता चल रहा है, देखो कि एकदम मैं मास्टर हूँ। एकदम देख लो ये हालत, देख लो, कितना भी सज धज के घर से निकलूँ, वापस घर जाने के बाद 10 रुपये का सर्फ एक्सेल ख़त्म होता ही है। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं, जैसे बेरिलियम का रॉड है, सामने से जैसे मैंने अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग इसके ऊपर कराई, अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग होते ही बेटा पीछे छोटे छोटे पार्टिकल्स मस्त घूमते हुए नज़र आ रहे थे। अब चैडविक को लगा कि या तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे या तो प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही डिस्कवरी हुई है। तो कैसे पता करें कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव प्लेट लगा दिया। अगर ये पॉजिटिव की तरफ चला जाता तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन?
अगर ये नेगेटिव की तरफ आ जाता, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये हनी सिंह का गाना सुनते हुए कान में ईयरफोन मस्त लगाया हुआ है, आसपास कोई भी कुछ भी बुला रहा है, आज ब्लू है, पानी 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 चलता जा रहा है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सीधा सीधा आगे की तरफ बढ़ रहा है, ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से, ना तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है ना ही नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल। ये गजब का एक पार्टिकल है जो ना तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है और ना ही नेगेटिव से। इससे एक नई चीज़ डिस्कवर होती है, इसको आप क्या बोलते हो, न्यूट्रॉन का नाम देते हो, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो लोगों के दिमाग में ये आया कि आखिर ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रल हो गए थे तो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो सवाल ये था कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है और कैसा चार्ज है, प्रोटॉन छोटा है, कैसा चार्ज है, एटम छोटा है। छोटे से एटम में दो छोटे छोटे अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स रह रहे हैं। छोटी सी जगह में दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो वो दोनों अपोजिट चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे के पास आकर के बूम, खत्म। कोई तो होगा ना जो उन दोनों को मिलने से रोक रहा है, नहीं आने नहीं दूंगा। कौन है वो, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो एटम के अंदर है, लेकिन ना तो एटम से मिल रहा है, ना इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है, ना ही प्रोटॉन से मिल रहा है, और ना दोनों को मिलने दे रहा है ना। न खाया हूँ न खाने दूंगा, आजकल बहुत डायलॉग चलते हैं ऐसे, न जिया हूँ न जीने दूंगा। तो यहाँ पर न मिला हूँ न मिलने दूंगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एक दूसरे से मिलने से कौन रोक रहा है, न्यूट्रॉन है जो इन दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोक रहा है, ऐसा सोचा गया। इस तरीके से तीन पार्टिकल डिस्कवर हुए। कौन कौन से तीन पार्टिकल बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन फाइनली आप इन तीनों पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया गया, किसका नाम, तो मैंने यहाँ पे लिखा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया, छोटा सा लिखते हैं, चौक ले ही लेते हैं यार, कौन सा पैसा लग रहा है ना, फ्री में ही तो मिल रहा है, सरकारी माल है। देखो सब एटॉमिक पार्टिकल, यहाँ पे उसका सिंबल, उसका चार्ज, यूनिट चार्ज, मास इन किलोग्राम। फटाफट बताना बेटा, सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई, चार्ज कितने का है, -19 किलो, यानी कि माइनस ई का चार्ज है। मास कितने का बेटा, इलेक्ट्रॉन के बाद कौन आया, प्रोटॉन का सिंबल, चार्ज, यूनिट चार्ज, मास, अगला कौन सा है, सिंबल एन, बताओ चार्ज, यूनिट चार्ज भी, मास कितना है, 1.675, तो बड़ा है, यहाँ पे 1.672 है, यहाँ पे 1.675 इंटू 10⁻⁻27। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में थोड़ा सा बड़ा कौन है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा बड़ा है। इस तरीके से आपके पास एटम के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या ये बात कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमने हिस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म कर ली, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ली, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कंप्लीट कर लिया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने
रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन कर लिया, अल्फ़ा बीटा और गामा पार्टिकल के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हमारा मॉडल यहाँ से शुरू होता है, ख़तरनाक मॉडल जो भी है मेन मॉडल, उसको हम आज छोटे छोटे मॉडल पढ़ेंगे, जैसे कि जे थॉमसन के मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल और बोहर के मॉडल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी इसको पहले नोट कर लीजिए।